व्यक्तित्व का विकास एवं निर्धारण। आज का टॉपिक है व्यक्तित्व का विकास एवं निर्धारण। लेसन 3 चल रहा है 1। आज का टॉपिक है व्यक्तित्व का विकास एवं निर्धारण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेवलपमेंट एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। जीव के माँ के गर्भ में आने, फिर जन्म लेने और अंत में मृत्यु को प्राप्त करने तक के संपूर्ण जीवन विस्तार में जीव के शरीर, उसके अंगों, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक शक्तियों में अंतर दिखाई पड़ता है। आयु बढ़ने के साथ ही शरीर के अंगों की संरचना एवं कार्यों में परिवर्तन होता है। इसलिए विभिन्न आयु के स्तरों में व्यवहार में अंतर दिखाई पड़ता है, किंतु इन व्यवहारों में एक सातत्य अवश्य ही रहता है। व्यक्ति के विकास के साथ व्यवहारों में परिवर्तन के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने विकासात्मक अवस्थाओं का निर्धारण किया है, जैसे गर्भावस्था, गर्भ में आने से लेकर जन्म तक, शैशवावस्था, जन्म से लेकर 10 से 14 दिन, बचपनावस्था 2 सप्ताह की आयु के करीब 2 वर्ष की आयु तक, बाल्यावस्था 2 वर्ष तक आयु से लेकर 12 वर्ष, किशोरावस्था तरुणावस्था का या लगभग 12-13 वर्ष से परिपक्व होने या लगभग 19-21 वर्ष, प्रौढ़ावस्था परिपक्वता से लगभग 60 वर्ष, वृद्धावस्था 61 वर्ष का जब से संतानोत्पत्ति के अयोग्य हो जाए तब से मृत्यु तक। इन अवस्थाओं के आयु की निश्चित सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है, वरन ये लगभग या अनुमान को व्यक्त करती है। व्यक्तित्व का विकास विभिन्न विकास की अवस्थाओं में स्पष्ट होता है। इस पर आनुवांशिक एवं वातावरण से संबंधित कारकों का भी प्रभाव होता है। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का आरंभ उसके जीवन के आरंभ से ही हो जाता है और सारे जीवन के विस्तार में सार्थक रूप से बदलता रहता है। इसे मनोवैज्ञानिक शोधों के आधार पर प्रमाणित किया जा चुका है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि व्यक्तित्व के जितने सिद्धांत हैं उनमें व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या करने से अग्रांकित सिद्धांत विशेष रूप से उपयोगी प्रतीत होते हैं। नंबर 1 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नंबर 2 अधिगम सिद्धांत। नंबर 1 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक सिगमंड फ्रायड मानते हैं कि जिन मनोवैज्ञानिक बलों के कारण व्यक्तित्व का विकास, उसका संतुलन और उसमें परिवर्तन होता है, वे व्यक्ति के मन की गहराइयों में होते हैं। इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक बल सहज, प्रवर्तिक और मूलतः व्यक्ति के अचेतन मन में स्थित होते हैं। मनोविश्लेषणात्मक धारणा के अनुसार व्यक्तित्व के विकास में एक प्रकार का सातत्य होता है, जिसे बाल्यावस्था के आरंभ से ही स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। धीरे धीरे सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में जीवन के प्रथम वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बालक के द्वारा प्राप्त अनुभवों के आधार पर व्यक्तित्व का विकास होता है, जो बाद में एक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी संरचना के रूप में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार मनोविश्लेषणात्मक धारणा में जीवन के प्रथम 5 वर्ष व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। इस समय व्यक्तित्व की आधारशिला का निर्माण होता है, जिस पर कालांतर में व्यक्ति के व्यक्तित्व का भवन मूर्त रूप लेता है। नंबर 2 अधिगम सिद्धांत। अधिगम कहते हैं सीखना, लर्निंग थ्योरी। व्यक्तित्व के अधिगम सिद्धांत में मुख्य रूप से डोलार्ड और मिलर के उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के व्यक्तित्व सिद्धांत के आधार पर यह विचार किया गया है। इस सिद्धांत में हल का पुनर्बलन सिद्धांत और फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का समन्वय है। इसमें व्यक्तित्व को उद्दीपकों के प्रति सीखी गई अनुक्रियाओं का संग्रह करने वाले और स्पष्ट व्यवहारों या आदत तंत्रों का एक सेट माना गया है। इसकी मानता है कि बहुत सारे व्यवहार जिनसे मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, सीखे गए या अनुबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यवहार बाल्यावस्था में ही उत्पन्न हो जाते हैं, जहाँ से वो ऐसे व्यवहार को सीखना प्रारंभ कर देते हैं। डोलार्ड और मिलर ने अपने सिद्धांत में किसी भी स्थिर संरचना को
महत्व नहीं दिया है। उन्होंने सीखने द्वारा आदतों के निर्माण की अवधारणा को मुख्य स्थान दिया है। आदत की रचना यानी निर्माण का आधार उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध है। आदतें स्थिर नहीं होती और वे व्यक्ति के अनुभव के आधार पर उसके सामाजिक वातावरण में बदलती रहती हैं। इस सिद्धांत के अभिप्रेरणों के महत्व को स्वीकार किया है। शिशु जन्म के समय से ही सहज क्रियाओं एवं जन्मजात अनुक्रिया पदानुक्रम या जन्मजात प्रेरकों को एक समूह से युक्त रहता है। ये सभी बलवान उद्दीपक हैं और व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। इस सिद्धांत में व्यक्तित्व के विकास के लिए निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं होती हैं। नंबर 1, नवीन अनुक्रियाओं का विकास। नंबर 2, नए उद्दीपकों तक वर्तमान अनुक्रियाओं का विस्तार। नंबर 3, नवीन या अर्जित प्रेरकों का विकास। नंबर 4, उद्दीपन अनुक्रिया के वर्तमान सहचर्यों का समाप्त होना। उपयुक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि इन प्रक्रियाओं में पुरस्कार एवं दंड का विशेष महत्व है, क्योंकि इनकी सहायता से उचित अनुक्रियाएं स्थायी हो जाती हैं और अनुचित अनुक्रियाएं अस्थिर होकर समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति की अधिकांश आदतें, आचरणों का सामान्यीकरण, अभिवृत्तियां, मूल्य आदि इसी रूप में आरंभ से ही सीखे या अर्जित किए जाते हैं। ये सीखे गए व्यवहार, भाव आदि व्यक्तित्व के समुचित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सिद्धांत में भी व्यक्तित्व के विकास हेतु जीवन के आरंभिक वर्षों के अनुभवों का विशेष महत्व है। यहाँ प्रस्तुत व्यक्तित्व के दोनों सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के जीवन के आरंभिक वर्षों में उसे जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनका व्यक्तित्व के विकास में बहुमूल्य योगदान होता है। भारतीय परंपरा में तो व्यक्ति के जन्म के पूर्व माँ के गर्भ में आने के समय से ही गर्भस्थ शिशु को जो अनुभव होते हैं वे उसके भावी जीवन के आचार विचार की दृष्टि से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। अभिमन्यु एवं अष्टावक्र के उदाहरण हमारे सामने हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के समुचित विकास की दृष्टि से शिशु के गर्भ में आने से लेकर जन्म तत्पश्चात 5-6 वर्ष की आयु तक प्राप्त अनुभवों, विचारों, भावों आदि का विशेष महत्व एवं भूमिका है। इन्हीं अनुभवों, विचारों, भावों आदि का विशेष महत्व एवं भूमिका है। इन्हीं अनुभवों, विचारों आदि का आगामी जीवन के व्यक्तित्व से सरोकार है। ये अनुभव आदि भावी व्यक्तित्व के आधार सरीखते हैं। अतः इन्हें सुखद, विवेकपूर्ण एवं आनंददायक बनाना उन सभी का दायित्व है जो भावी पीढ़ी के समुचित व्यक्तित्व के निर्धारण और विकास में रुचि रखते हैं। आलोक में यह कहा जा सकता है कि वैश्य व्यक्तित्व के विशेषकों अथवा गुणों का आधार शैशवावस्था के स्वभाव को माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यवहार एवं प्रकृति में व्यक्तिगत भिन्नता जीवन के आरंभ में ही दिखने लगती है। यह शिशु के भाषा के विकास का सचेतन रूप से अपने आप को व्यक्त करने का आरंभ होने के पहले ही संभवतः हो जाता है। व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता एवं स्नायु विकृति बचपनावस्था में ही व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा शोध के आधार पर प्रमाणित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्तित्व के इन बड़े गुणों या विशेषकों में व्यक्तिगत भिन्नता छोटी अवस्था में ही दिखाई पड़ने लगती है। बाद में इन गुणों का विशिष्ट संयोजन व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्थायी संरचना का रूप ले लेता है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि भले ही वयस्क व्यक्तित्व जीवन के प्रारंभिक वर्षों के अनुभवों का परिणाम हो, किंतु व्यक्तित्व के गुणों या विशेषकों को किसी भी अवस्था में वातावरण से प्रभावित किया जा सकता है अथवा वे प्रभावित हो सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि व्यक्तित्व में परिवर्तन हो सकता है, भले ही यह आसान न हो। व्यक्ति और उसके वातावरण में अंतःक्रिया दोनों के पारस्परिक संबंध के महत्व को दर्शाती है। व्यक्तित्व के विकास में एक और तो उसके विशेषकों में एक सातत्य दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर परिवर्तन की संभावना भी रहती है। इससे व्यक्ति के संपूर्ण जीवन विस्तार में सातत्य एवं परिवर्तन में द्वंद्वात्मक स्थिति दिखाई पड़ती है। बड़े अनुदैर्घ्य अध्ययनों से यह भी प्रमाणित हुआ है कि व्यक्तित्व के विकास का सर्वाधिक क्रियाशील यानी एक्टिव काल 20 से 40 वर्ष की आयु का है। आयु बढ़ने के साथ ही व्यक्तित्व सतत रूप से विकसित होता रहता है, किंतु इस विकास में पठार की स्थिति लगभग 50 वर्ष की आयु में दिखाई पड़ती है।
यद्यपि इस समय भी ये पूरे तौर से स्थिर नहीं होती है। बाद के जीवन में परिवर्तन बहुत कम होता है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व में परिवर्तन की संभावना सहजावस्था से लेकर जीवन के अंत तक रहती है। सामान्यतः यह परिवर्तन भविष्य के लक्ष्यों, वर्तमान आवश्यकताओं, परिपक्वता आदि के कारण होता है। अब तक के विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से जीवन के आरंभिक वर्षों तक विशेष महत्व है, किंतु बाद के जीवन काल की परिस्थितियां, अनुभवों आदि की अवहेलना करना उचित नहीं होगा। इस प्रकार व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का महत्व स्वीकार किया जाता है। व्यक्तित्व के विकास के अध्ययन के साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि व्यक्तित्व का निर्धारण या आकलन कैसे किया जाए। इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने भी विभिन्न प्रयास किए हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक में तो विभिन्न गुणों को अलग अलग मापने का प्रयास किया जाता है, दूसरे में उसे संपूर्ण रूप में समझने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तित्व निर्धारण की प्रमुख विधियों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। परिस्थिति परीक्षण, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत बालक को कोई परिस्थिति दी जाती है और उस परिस्थिति में उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। बालक को इस बात से अनजान रखा जाता है कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है। यह परिस्थिति को कोई खेल अथवा जीवन की कोई वास्तविक परिस्थिति हो सकती है। निर्धारण संबंधी इस विधि में बालकों के व्यक्तित्व के जिन पक्षों का निर्धारण किया जाता है उनके संबंध में ऐसे निर्णायकों को चुना जाता है जो बालकों के उन पक्षों से परिचित होते हैं। ये निर्णायक बालकों के व्यक्तित्व के गुणों के संबंध में अपने निर्णय देते हैं। यहाँ व्यक्तित्व का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। एक में किसी विशेष गुण के आधार पर बालकों के समूह को निर्णायक द्वारा श्रेष्ठतम क्रम में रखा जाता है। इसे सापेक्ष निर्धारण मापनी कहा जाता है। दूसरे प्रकार में बालकों के व्यक्तित्व के गुणों की तुलना नहीं की जाती है, वरन व्यक्तित्व संबंधी निर्धारित विशेषताओं का विभिन्न कोटियों में रखा जाता है। सामान्यतः इन कोटियों की संख्या 3, 5, 7 या अधिक हो सकती है। निर्णायक को इन कोटियों में बालकों जिनका आकलन किया जाना है के संबंध में अलग अलग निर्णय दे सकता है। इसे निरपेक्ष निर्धारण मापनी की संज्ञा दी जाती है। नंबर 3, व्यक्तित्व अनुसूची। व्यक्तित्व अनुसूची का निर्माण व्यक्तित्व के किसी एक अथवा एक से अधिक गुणों के मापन के लिए किया जाता है। यह अनुसूची स्वतः मूल्य निर्धारण के लिए होती है। इसमें व्यक्तित्व के गुण या समस्या के संबंध में बहुत से प्रश्नों कथनों की सूची रहती है और उत्तरदाता स्वतः दिए विकल्पों में से अपने लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके उस पर सही या कोई अन्य निर्धारित शब्द अंकित कर अपना उत्तर देता है। यह उत्तर वास्तव में उसके स्वयं में तत्संबंधी लक्षणों की उपस्थिति को व्यक्त करता है। चौथा, साक्षात्कार। इस विधि में जिस बालक का साक्षात्कार होना है उसे साक्षात्कारकर्ता के सम्मुख उपस्थित होकर उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रश्नों के उत्तर तथा उत्तर देने के ढंग, व्यवहार, मनोभाव आदि से उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। प्रक्षेपी विधि नंबर 5। प्रक्षेपी विधि में बालक के सम्मुख उद्दीपक स्थिति प्रस्तुत की जाती है। यह स्थिति संबंधी सामग्री पूर्णतया असंरचित एवं अस्पष्ट रहती है। इनमें बालक तस्वीर देखकर कहानी लिखते हैं, विभिन्न प्रकार के धब्बों को देखकर उनकी व्याख्या लिखते हैं, अधूरे वाक्यों को पूर्ति करते हैं, मौखिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, ड्राइंग भी बनाते हैं। इस उद्दीपक स्थिति सामग्री को देखकर बालक उत्तरदाता अपने आंतरिक भावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। ऐसा करते समय वह अनजाने में अपने मनोभावों, विचारों, आकांक्षाओं, भय आदि को व्यक्त करता है। इसके आधार पर परीक्षणकर्ता उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करता है, जिससे बालक स्वतः अपरिचित रहता है। शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, चित्र कथानक परीक्षण, रोसा इंक ब्लॉट परीक्षण, चित्र कथा निर्माण, रीजनिंग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन अध्ययन इत्यादि। व्यक्तित्व निर्धारण की विधियां हैं। नंबर 1, परिस्थिति परीक्षण। नंबर 2, निर्धारण मापनी। नंबर 3, व्यक्तित्व अनुसूची। नंबर 4, साक्षात्कार।
और नंबर 5 प्रक्षेपी। ये संक्षिप्त रूप में व्यक्तित्व के निर्धारण की विधियों पर विचार किया गया है। बालकों के व्यक्तित्व का निर्धारण निम्नलिखित उद्देश्यों से आवश्यक है। शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित करने में शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों, पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण विधि, मूल्यांकन आदि तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के निर्धारण में। नंबर 3 बालकों के मानसिक समस्याओं के समाधान, उनका निर्देशन, परामर्श आदि में इनके व्यक्तित्व को जानने की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और कमेंट लिखना, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।